नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर के बाद विधानसभा में भी रोचक मुकाबला होता नजर आ रहा है। बीजेपी नई टीम के साथ मैदान में है। हैट्रिक बनाने के लिए प्रयासरत के दावे किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। कहीं गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज है, तो कहीं दल बदल से हाल बेहाल है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा की बारी। कैसी है दलों की तैयारी? बीजेपी की नई टीम तैयार, कांग्रेस को संगठन का इंतजार। हैट्रिक या 70 पार, हरियाणा में क्या होगा इस बार? जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे। इस बार राजनीति जीत की हैट्रिक और 70 पार के नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में बीजेपी चुनावी तैयारियों में 2 कदम आगे दिख रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नए प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी समेत बीजेपी की टीम मैदान में है। नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली एक्टिव मोड में हैं। जिम्मेदारी मिलते ही जहां चंडीगढ़ में सीएम से मुलाकात की, जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की, तो वहीं दिल्ली का दौरा कर पार्टी हाईकमान से भी भेंट कर चुके हैं। मैंने दिल्ली आकर हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन के विषय में विचार विमर्श चर्चा की है और नई जिम्मेवारी मिली है। उसके लिए दोनों अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आशीर्वाद देने की हमारी एक परंपरा है, उसको मैंने पूरा किया है। और खुद भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इसी प्रकार से व्यक्तिगत मिलके सबको एक साथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार से मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। राजनीति में चुनौतियां हर समय रहती है, हर वक्त रहती है और चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ विषय है और उसको बहुत अच्छे से हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने। बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे से बातचीत हुई और बहुत अच्छा राजनीतिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में बने। बीएल संतोष से भी आपकी मुलाकात हुई है? बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है, मेरी खुल के राजनीतिक रूप से चर्चा हुई। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हरियाणा में कभी 60 तो कभी 70 पार का दावा कर रही है। हालांकि संगठन के गठन की चुनौती कायम है। वहीं खबर यह है कि इनेलो बीएसपी के साथ गठबंधन का ऐलान करने जा रही है। उधर जेजेपी के सामने विधायकों और नेताओं को पार्टी से जुड़े रखना और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस डिबेट में जुड़ गए हैं, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, रजवन डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। विधु रावल जी, अभी तक नायब सैनी सीएम के साथ साथ पार्टी राज्य इकाई की भी कमान संभाल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अब मोहनलाल बड़ोली को जिम्मेदारी दी गई है, पूरी ही टीम तैयार है। आप लोग कह रहे हैं हैट्रिक की, लेकिन कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता कभी 60 पार तो कभी 70 पार का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रही है। फील्ड के लिहाज से हम बात करें, जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हैट्रिक का जो सपना, जो लक्ष्य आप लोग लेकर चल रहे हैं, आसान होंगे इसकी राहें? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, उम्मीद जो है वो उस पर तो दुनिया कायम है। आशा तो सभी को रखनी चाहिए। आशा निश्चित तौर पर उन पार्टियों को भी है जिनको 0.78% वोट मिला है या 1% वोट मिला है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड जो चुनाव है, उनके प्रवक्ता भी यहाँ पर उपस्थित है। आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे और इस बार जो है अपने दम पर सरकार बनाएंगे। थोड़ी देर में ये दर्शक भी देख ही लेंगे। तो इस नाते से दूसरों की उम्मीदों पर हम तो भाई
कुठाराघात नहीं करेंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे कि उनकी उम्मीदें जो है बनी रहनी चाहिए। खेल में तभी आनंद आता है जब सामने विपक्ष की टीम भी खड़ी हो। अगर अकेले ही फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल लेकर अगर चले जाएं तो एक किक मारेंगे तो दूसरी बार गेंद को खुद लेकर आना पड़ेगा। इसलिए सामने भी जो है एक विपक्षी टीम होनी चाहिए जो फुटबॉल को जिस प्रकार से झपटने का प्रयास करे, उनको लेने का करे, तो खेल में आनंद तो तभी आता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त फोर्स बनकर देश के अंदर जो है उभरी हुई है। हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता चरम पर है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा के जो नतीजे हैं उसमें हरियाणा के अंदर सही रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का। ये तब कह रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे ज्यादा असेंबली सेगमेंट्स में जीती है, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर आई हुई है। इसके बावजूद भी जो है पूरे मीडिया जगत से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक इस बात को जानते हैं, समझते हैं, हमसे सवाल किए जाते हैं, कहते हैं कि आपका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। इसका मतलब वास्तविक जो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस है उसको ये जो नतीजे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो अब आवश्यकता है कि जनता की आशा और आकांक्षाएं जो भारतीय जनता पार्टी ठीक के है प्रति विदु जी, आप कह रही हैं मैं ये देखता हूं कि ये जो जनता लोगों में जो माहौल चाहती या है भारतीय उत्साह जनता के पार्टी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। 10 की 10 मिली थी पिछली बार, विधानसभा में 40 पर आ गए थे, तो इस बार 5 मिली है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये भी पिछली बार भी यूं तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत कम पर आ गए थे लोकसभा के तुलना करें अगर हम विधानसभा से, तो इस बार 5 है। तो मतलब फिर उस नाते आप क्या कहेंगे, क्या कनेक्शन आप देख रहे हैं? ज्योति जी, ये भी आपने बिल्कुल ठीक बात जोड़ी कि हम 2019 में जो है 40 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि 2014 जब हम 47 सीटें जीते थे, तब से 2019 तक हमने 3.5% वोट को बढ़ाया था। इसके बावजूद जो है हम 40 सीटों पर आ गए थे, क्योंकि सारा विपक्ष जो था वो एक जगह पर लामबंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी को जहां जो जिता पा रहा था सभी लोगों ने एक दूसरे की वोट वहां शिफ्ट करवाई, और हमने देखा उसके बाद किस प्रकार से एक दूसरे से लड़े हैं। यही उपचुनाव में देख रहे हैं, एक कंसिस्टेंट फोर्स है, वो है भारतीय जनता पार्टी। या तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में चुनाव जीतती है या चुनाव में जीतती है, और नहीं तो बहुत थोड़े मार्जिन से रह जाती है। लेकिन हमारे ओपोनेंट लगातार बदल रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर कहीं कांग्रेस आई है तो एक जगह पर एलनाबाद के अंदर कांग्रेस का जमानत भी नहीं बची है, बाकी जगहों पर इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं बची जमानत। तो हम ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिक तौर पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करवाई जा रही है। अब जाकर जनता में भी ये बात जा रही है कि किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए जिस सरकार ने दरवाजे खोले, गरीब को सरकार में हक दिया, गरीब को यह महसूस करवाया कि पहली बार अगर हरियाणा के अंदर कोई गरीब के लिए सरकार बनी तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी, तो क्या गरीब की ये सरकार को खोस लेंगे? क्या चंद लोग जो हैं जिनके पेट में इसलिए दर्द है कि उनकी हमने मलाई बंद कर दी, जो सत्ताओं पर राज किया करते थे, जो दलाली किया करते थे, जो बिचौलिए जिस प्रकार की एक व्यवस्था थी, वो अगर मिलकर क्या गरीब की सरकारों को हटाकर, ईमानदार सरकार को हटाकर क्या तिगड़म लगाकर क्या ले लेंगे? और ये इसके बाद अगली जो एक श्रृंखला है, जो मैं बात पूरी करते हुए कहता हूं कि एक जो खटाखट प्रकार की जो एक राजनीति शुरू हुई, जिसने तात्कालिक लाभ तो ले लिया, लेकिन आज जब जनता उनको कहती है भाई तुम्हारे खटाखट का क्या हुआ, तुम जो है चुनाव जीत गए, खटाखट दिवस 1 जुलाई को मनाया, तो उसमें भी जनता आक्रोशित है। जब किसी को ठगा जाता है और जब जनता को पता चलता है कि भाई ये हमसे गलती इस प्रकार से करवाई गई है, हमें भरपाया गया है, तो जनता आकर बदला भी लेती है ज्योति जी। और जब जनता बदला लेने खटाखट वाला ठीक है, आप लोग इस बात को स्थापित करने का खूब प्रयास कर रहे हैं, आप लोग खूब प्रयास कर रहे हैं खटाखट वाली बात का, लेकिन क्या ये राज्य जहां जहां राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़े गए, क्या कांग्रेस ने वहां पर वादा किया था? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर वादा किया था कांग्रेस ने? आप लोग बार बार कहते हैं जहां सरकार है वहां तो दें आप पैसे, कांग्रेस को लेकर कहते हैं, लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव को लेकर वादा किया गया था क्या, जिसे आप लोग लगातार लोकसभा के बाद भुनाने का प्रयास? बहुत अच्छा सवाल ज्योति जी आपने किया। ज्योति जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विधानसभाओं में जब चुनाव लड़ा था वहां पर भी इस प्रकार के वादे किए गए थे। मसलन मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है प्रभारी था एक विधानसभा का, मैं वहां पर जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहा हूं। उसके अंदर
वहां पर हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए की बात कही गई थी कांग्रेस द्वारा, लेकिन वहां पर 1 रुपया नहीं दिया गया। और उसका कारण ये बना कि आज जो उपचुनाव हुआ है उसके नतीजे 3 दिन बाद आएंगे, उसमें देख लीजिएगा, जनता का आक्रोश देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, इसको भी आपने देखा है। इसी तरह का वादा जो है कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक में कहा गया था कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब वो देना मजबूरी भी बना, लेकिन उसके बाद क्या क्या बढ़ गया हमने देखा। किस प्रकार से पूरे देश में सबसे अधिक अगर पेट्रोल और डीजल का रेट है तो कर्नाटक की सरकार लगा रही है। अभी 3 रुपए प्रति लीटर सारे देश में किसी ने नहीं बढ़ाया, कर्नाटक के अंदर अचानक से पेट्रोल और डीजल को बढ़ाना पड़ ठीक है गया। विद्युत जी। बिजली कंपनियों से लेकर पानी कंपनियां जो है, ठीक है, वो ये कह रही हैं आप कि ये हम- मैंने पूरा इसलिए करूंगा, सवाल जो पूछा, आपने सवाल आपकी खटाखट वाला आया, संविधान में बदलाव या झूठ बोला गया। आप बार बार ये कहते हैं लोकसभा में जो हुआ वो इन बातों के कारण हुआ, ऐसे आप कनेक्ट 30 करते सेकंड हैं। दे दीजिए, मैं उत्तर पूरा 30 करता सेकंड हूं। मौजूद। आप नहीं, मैं 30 सेकंड में बात ही पूरी कर। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो वादे करती है वो वादे कहीं भी नहीं पहुंचते। अब ये खटाखट की जो कर्नाटक की स्कीम थी उसका नतीजा ये हुआ कि पानी का बिल बढ़ाना पड़ा, बिजली का बिल जो है वो बढ़ाना पड़ा। और राजस्थान के अंदर आए थे तो कहते थे कि किसान की जमीन नहीं कुड़क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों तक राहुल गांधी कहते थे हम सारे कर्जे माफ कर देंगे। 5 साल सरकार रही, रिकॉर्ड बनाया कि किसान की जमीन कुड़क अगर हिंदुस्तान में कहीं हुई तो राहुल गांधी की राजस्थान में हुई। अब इससे क्या देश के अंदर यह मैसेज जाता है कि कांग्रेस वाले झूठ बोलकर वोट लेते हैं और यह मैसेज बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। और ठीक है, आप उसके लोग साथ मैं connect होता है, अभी इसलिए ताजा कह रही जो थी, आप झूठ लोग बोला है बार बार ये पूरे कहते हैं लोकसभा कांग्रेस ने में, झूठ तो बोला वो- प्रचार में, इसके चलते हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। रोड साहब, इनके नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी, क्या क्या नहीं बना लिया, पूरी टीम तैयार है। आप लोग जिला अध्यक्ष बनाएंगे इस बार या पिछली बार की तरह, उससे पिछली बार की तरह बिना जिला अध्यक्षों के, बिना संगठन के चुनाव लड़ेंगे? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कहा, अपने मुंह से बोला कि कोई खबर है कि कांग्रेस का संगठन जल्द बनने जा रहा है। आम डिबेट में आप हमारे से पूछते थे और हमको हम मैं जवाब तो भी देते सालों थे कि से हम- बोल रही हूँ। हाँ जी, रोड साहब, जी, जी, अशोक तंवर आज- थे तब भी हमने कई बार बोला कि संगठन बनने जा रहा है, नहीं, सहजा थी आज तब भी जब हमने आपने बोला। बोला, चलिए आज पुख्ता जब सूत्र हरियाणा जानकारी न्यूज़ दे में रहे हैं, बोला, देखते हैं बनेगा तो नहीं ये- बनेगा। जी, ये इसका मतलब मेरा जवाब यही है कि जब आपसे खबर है तो जल्दी संगठन विधानसभा चुनाव संगठन के साथ लड़ा जाएगा। हाँ। तो ये मैं बात आपकी कंफर्म करता हूँ। दूसरी बात, आपने देखो भी पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये लोकसभा के जो वादे थे, अगर लोकसभा में सरकार कांग्रेस की बनती, ये आगे बनेगी, ये पूरे करेंगे, कहीं भी वादा खिलाफी नहीं होगी। फिर ये बौखलाकर कहने लगे कि 1500 रुपए या 1000 रुपए, जो भी वादे किसी भी प्रदेश सरकार ने किए हैं वो पूरे होंगे। हम इस तरीके से वादा खिलाफी करने वाली पार्टी नहीं है। आपने मोहनलाल पटौदी जी के बारे में सवाल किया। मैं सबसे पहले बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल पटौदी जी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ। और दूसरी मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, पटौदी साहब अभी लोकसभा चुनाव में अपना ही चुनाव हार गए। जो उनके संगठन के एक्सपीरियंस की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो अभी मैं आपके चैनल पे जुड़ा, इससे पहले मैं 5 से 6 लगातार जी न्यूज पे था। वहां कोई प्रवक्ता थे बीजेपी के कि उनको वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री रहे हो। अरे प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, अपना चुनाव हार गए। हारे हुए जिनको प्रदेश अपने- अध्यक्ष तो आप अपने लोग भी लोकसभा- खूब बना रहे हैं, क्या आप जी। लोगों ने नहीं बनाए? जो विधायक का चुनाव हार नहीं, गए, जो नहीं, सांसद हमने- का हार गए, क्या उनको आप लोगों ने जिम्मेदारी नहीं दी है? अभी अगर नहीं हमारे दिए तो बताइए। नहीं ज्योति जी, हमारे कोई अभी थोड़ी आ रहे हैं कि आप 15 दिन पहले चुनाव हारते हो और तुरंत उनको ये इनाम दे दो। एक बार पार्टी की हवा भी होती है, कई सिस्टम होते हैं, अभी तो हवा नहीं चेंज हो जाएगी। तो उस समय पता नहीं क्या कांड रहे थे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग इनकम्बेंसी फैक्टर से बदलने के लिए किया, उसी तर्ज पे किया जिस तर्ज पे श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ से हटाकर केंद्र में भेज दिया गया था, तो नायब सिंह सैनी जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, उसी तर्ज पर नए चेहरे को आगे किया। मैं तो प्रदेश की राजनीति में मैं कोई उनकी बात को एक तरह से उनका कोई विधायक पद से मैं ये नहीं कहता वो बिल्कुल नए हैं या विधायक भी नहीं रहे, जो है ठीक है। लेकिन मैं ज्योति जी ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, प्रदेशवासी मेरी बात से सहमत होंगे कि बड़ोली जी प्रदेश की राजनीति में तो नया चेहरा है, उनको कोई ज्यादा नहीं जानता था। मैंने तो कभी उनको अपनी विधानसभा राई विधानसभा का कोई मुद्दा ठीक से विधानसभा में उठाते हुए या स्पीकर साहब से कोई आग्रह करते हुए या बोलने के लिए समय मांगते हुए भी नहीं देखा था। अच्छा, टीवी पे भी नहीं देखा ही। तो ऐसे व्यक्ति को आप बनाकर
एक तरीके से जो जन विरोधी कार्य खट्टर जी के और आपके अनिल विज जी के नेतृत्व में पूरे 9.5 साल हुए इस प्रदेश, जो अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो चेहरा है मेन नेताओं का, पिछले प्लान में भी ज्योति जी देखिए 5-6 मंत्री इनके कैसे चुनाव हारे थे। तो आपने अनिल विज जी को छोड़ दिया, आपने रामविलास शर्मा जी को भी छोड़ दिया, आपने धनखड़ जी को भी छोड़ दिया, कैप्टन अभिमन्यु जी को भी छोड़ दिया। और यही नहीं, जो उधार लियो या ईडी के सीबीआई के दबाव में कांग्रेस के गए नेता हैं, सर्वश्री कुलदीप बिश्नोई जी हैं, श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, श्री अशोक तंवर जी हैं, जिनके अपमान से बीजेपी तिलमिला उठी थी, वो भी हैं वहां पर। और कुछ दिनों पहले गए अरविंद शर्मा जी भी हैं, जो रोहतक में सबसे मजबूत इनके नेता थे, लेकिन आईएनएलडी को वो सबसे कमजोर दिखते हैं, करे जो जानबूझ के बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद शर्मा से मजबूत रोहतक में था? उससे अलग राव इंद्रजीत जी भी हैं। तो तमाम वो नेता जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के सपने ठीक है, आपकी बात एक हद तक ठीक हो सकती है रोड साहब, लेकिन जब आप लोग उदय भान को लेकर आए थे तब आपकी पार्टी के नेता ये मान रहे थे कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद ही इनके साथ तब बनाए गए हैं। फर्स्ट रो के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो दिल्ली में लॉबिंग कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे। एक नेता तो नाराज भी हो गए थे, पार्टी भी छोड़ गए थे, आप जानते हैं। तो क्या ये आपकी पार्टी में नहीं होता है? क्या जो बड़े नाम, बड़े चेहरे, पहली पंक्ति के नेता, क्या आप लोग उनको ही जिम्मेदारी देते हैं क्या? नहीं, जब अगर हमारी पार्टी में हुआ होगा उससे ज्योति जी आप चैनल पर चर्चा भी की होगी, उसके कारण भी बताए होंगे। आज जब बीजेपी में ऐसा हुआ है तो आज भी मैं आपके चैनल के मैं तो तुलना कर रही हूँ, जब आप फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं आपकी पार्टी की भी बात कर रही हूँ, वो तो होगी। देखिए हमारे यहाँ हुआ तो वो लोग छोड़ के गए, या इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने देखी है, हुड्डा साहब को टारगेट किया कि हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को मजबूर कर दिया जाने से। जबकि मैं तो आपके चैनल पर पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि किरण चौधरी जी अगर भारतीय जनता पार्टी में गई या तो कोई ईडी का सीबीआई का दबाव रहा होगा, क्योंकि वो विवादित महिला नेत्री रही है हमेशा, तो खुलासा सामने नहीं आया मीडिया पे आज तक। और या फिर कांग्रेस में तो हुड्डा साहब ने तो उनको कोई भेजा नहीं। मैं तो कुलदीप बिश्नोई की कह रही थी, आप किरण पर ले आए। मैं कुलदीप बिश्नोई की छोड़ने की बात कर रही थी। चुनाव में उन्होंने वोट खराब की, इसलिए उनको लोकसभा टिकट नहीं दिया, तो वो अपने स्वार्थ में चली गई। इसमें हुड्डा साहब को टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी इसका भी खंडन करती है, आईएनएलडी भी करती है, इस बात को बीजेपी भी करती है कि हुड्डा साहब के चलते कांग्रेस में से कई नेता चले गए। ये नेता हुड्डा साहब की वजह से नहीं गए, ये नेता या तो अपनी गलतियों के कारण गए। इन्होंने कांग्रेस में डिप्टी स्पीकर, मंत्री, विधायक और एमपी के पद लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्तिक शर्मा जी को वोट दिया राज्यसभा में, या उनके अपना वोट खराब करके उनको जिताने का काम किया, इसलिए गए वो अपने बुरे कर्मों के कारण। या फिर भारतीय जनता पार्टी का जैसे दबाव कुलदीप बिश्नोई की ईडी की रेड से सामने आया, नवीन जिंदल जी के ऊपर दबाव नजर आया, किरण जी का दबाव अभी छिपा हुआ, या कोई बीजेपी के प्रति स्वार्थ। तो हम तो फिर भी श्री बड़ोली जी को बधाई देते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि वो प्रदेश के हित में 2-3 महीने जितना भी उसका समय है, इस सरकार को, प्रदेश अध्यक्ष का अहम रोल होता है, अपने मंत्रियों को, अगर आपका एक्सपीरियंस है हम तो ये भी बात मान लेते हैं बीजेपी की, तो आप कम से कम जनहित के कार्य करने के लिए इनको प्रेरित कीजिएगा। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ ज्योति जी, कि जो संगठन की बात आपने कही है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव एक मजबूत संगठन के साथ लड़ने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की राजनीति से, प्रदेश की सरकार से चलता करने जा रहे हैं। और आपने तो बेखूबी कहा कि कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की 46 सीटों पर अभी जीत हुई है, इनकी 44 हुई है, और ये 18% वोट बैंकिंग तक गिरा है, हमारा 12.5% बढ़ा है, उसके बावजूद भी पता नहीं कांग्रेस की 40 में जो संयुक्त उम्मीदवार था, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, 4 वो हैं जो कुरुक्षेत्र से हैं, आप कहेंगे आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनका संयुक्त उम्मीदवार था। आप चुनाव संयुक्त लड़ रहे हैं क्या? तो बात मानता हूँ, आप संयुक्त चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी ठीक है, कांग्रेस की 4 उसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि एक गठबंधन का उम्मीदवार उतारा था। हालांकि ये भी फैक्ट है, आम आदमी पार्टी ने जब अकेले लड़ने की कोशिश की या लड़ा तो हाथ नहीं लगा कुछ भी आम आदमी पार्टी की, ये भी ठीक है, गठबंधन का उम्मीदवार था तो माना जाएगा। हाँ, 2 सीट तो हमारी एडे चौटाले ने खराब कर दी। करनाल में उन्होंने एक सबसे कमजोर उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को 22,000 वोट जो आईएनएलडी के समर्थन के बाद जिनको मिली, उनको दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित किया, कांग्रेस पार्टी को भ्रमित
किया उन्होंने, मजबूत नेता कह गए। चलिए, वोट ठीक है, बैंक को अभी, प्रभावित किया। सुरेश जी, मैं और चर्चा में आगे बढ़ कुरुक्षेत्र रही हूँ अभी। उन्होंने खुद 75,000 वोट लेके हमारे इंडिया गठबंधन के अपने डॉक्टर, ठीक है, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। रोड साहब, आप काफी टाइम ले चुके हैं, सुनिए अभी। आज एक बयान आया है विवेक जी रामनिवास सुरजाखेड़ा का। वो कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है विधायकों पर कि हम जेजेपी के साथ ही रहें। पत्र लिखे जा रहे हैं सदस्यता रद्द किए जाने के, लेकिन जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। 7 विधायक ऐसे हैं जिनको ना किसी कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है, ना किसी भी बात की उनको जानकारी दी जाती है पार्टी की ओर से, वो नाराज हैं। ये कहना है सुरजाखेड़ा का। तो चुनाव जब सिर पर है, लोकसभा में भी यही स्थिति थी, क्या विधानसभा में भी यही हाल होने वाला है? जो कि अगर सुरजाखेड़ा जी के बयान का आपने जिक्र किया तो उनके ऊपर दबाव किसने बनाया? हमने तो, उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगने का काम किया, तो उसके लिए हमारी पार्टी ने लिखने का काम किया स्पीकर साहब को कि सदस्यता रद्द की जाए जब ये पार्टी लाइन से बाहर चलने का काम करे। आज अगर कोई कहता है 7 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हुए घूमते थे कि 7 विधायक हैं हमारे पक्ष में, फिर थोड़े दिन बाद वो आगे 2 विधायक हो गए। आज नंबर कहने की बात अलग है, अगर एक भी विधायक छोड़ के गया हो तो बताएं। हम तो ये है जिसको हमारी पार्टी से दिक्कत है वो छोड़ के जा सकता है, इस्तीफा दे अपने तो ये विधायक तो कह रहे हैं पार्टी से जा सकते हैं। जनता ने हम चुना तो- है, जनता ने चुना है, नहीं, हमें हम जनता- क्यों छोड़कर जाएं? जनता ने, विधायक जनता रहेंगे ने ना चुना 5 साल है, तक, ये कह रहे हैं नहीं, छोड़कर जाएंगे, जनता ने उनकी अगर- सदस्यता रद्द होगी। वो चाहते हैं विधायक बने जनता रहना, ने- 5 साल के लिए चुना है जनता जनता ने, ने- खुले तौर पर कह रहे ज्योति, हैं। जनता- आप लोग भी तो कार्रवाई नहीं कर रहे ना फिर? ठीक है, जनता 2 ने के लिए आप चुना लोगों है, ने पत्र लिखा है। नहीं, जनता ने चुना है जननायक जनता पार्टी के चुनाव निशान पे। अगर वो इतने लोकप्रिय थे तो वो आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, तो आजाद चुनाव लड़के जीत जाते। आज तो ज्योति इस चीज पे अगर मैं कहूँ कि बहस जितनी मर्जी कर ले, कोई किसी परंतु नहीं है। और हम तो एक चीज जानते हैं, आज जननायक जनता पार्टी मजबूती से मैदान के बीच में और मैदान में जाके अपने कार्यकर्ताओं से और जो अपने नेता हैं उनसे बात करने का काम कर रहे हैं। जो कमियां लोकसभा चुनाव में रही उनको किस तरह सही किया जाए और आने वाले समय में जल्दी संगठन हमारा जो आएगा, संगठन के बाद जो चुनाव लड़ा जाए वो मजबूती से लड़ा जाए, उसकी तैयारियों में लगे हुए। आज कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, अगर 7 आप कह रहे हैं तो आप ही बता दीजिए वो 7 कौन है, 7 का नाम बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा नहीं, कि मैं कौन तो है, खैर कौन मैं नहीं। अपने आप अगर- से तो क्यों कहूं, लेकिन रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कह रहे हैं वो अपना रामनिवास- बता रहे हैं। 2 के खिलाफ तो आप लोगों ने किया ही है। अब आपको बताइए, रामनिवास जब नहीं, ये तो क्योंकि- एक बच्चा हरियाणा का जानता है, जेजेपी के 10 में से अगर 7 की बात होगी तो किन किन की होगी? दुष्यंत और नैना के अलावा अनूप धानक को भी ठीक है हम लोग घटा देते हैं इस आंकड़े में से, तो 7 बच जाते हैं, उनका कहना है 7 है। अमरजीत डांडा अमरजीत डांडा भी ठीक है 7 खड़े नजर आते हो सकते हो, तो सुरजाखेड़ा से पूछिए ना, क्या पता उन्होंने एक और से संपर्क कर लिया हो। की वीडियो शायद रामकरण कावा की ठीक है, वीडियो मेरी जानकारी में है, लेकिन जब आपकी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ तो बातचीत होती होगी, फोन नंबर होगा, फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए, जिसके खिलाफ पूछ लीजिए, बातचीत होती होगी ना आपकी, विधायक है आपकी पार्टी के, नहीं, 7 वो कह रहे तो हैं एक 7, चीज- आप लोगों को चिंता होनी चाहिए कौन से 7 विधायक ऐसे हैं, पूछना चाहिए आप लोगों ज्योति को। एक चीज है, मैंने जिक्र किया, वो तो एक विधायक है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी 7 कह चुके हैं, फिर उनको अपनी जुबान से पलटना पड़ा, फिर 2 पे आना पड़ा। कि जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो तो बोलेगा ज्योति आज की। अगर कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनका बोलना पड़ता भी है जिसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज तो मैं सुन रहा था तमाम प्रवक्ताओं को, चाहे बीजेपी के प्रवक्ताओं चाहे कांग्रेस के प्रवक्ताओं, आज बारी बारी एक बात की जा रही है लोकप्रियता की। लोकप्रियता तो दोनों ही पार्टियों को आने वाले चुनाव में जनता दिखाने का काम करेगी। हम तो एक चीज जानते हैं, अभी एक प्रवक्ता ने वोट शिफ्ट करने का जिक्र किया। जननायक जनता पार्टी जब ज्योति आपको भी याद होगा, जब जननायक जनता पार्टी मात्र कुछ दिनों की थी और जीत बाई इलेक्शन में जब लड़ा गया, आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो किस तरह सभी एकजुट होके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और कोई अन्य दल हो, सभी ने एकजुट होकर किस तरह दिग्विजय जी को हराने के लिए नहीं, सभी वहाँ के मैदान चुनाव में में थे, उतरने का काम सभी किया। मैदान में थे, मैं सभी मैदान में थे। बता रहा हूँ, पार्टी जो कि आपकी हेल्प कर रही थी। उस टाइम पे रणदीप सुरजेवाला
और जो उससे इनेलो राष्ट्रीय नेता है, स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा इनेलो से थे, आप लोग इनेलो से दो फाड़ हुए थे, आप लोग कब तक उसी को लेकर शाबाशी लेते रहेंगे? जीते तो वो सीट भी नहीं। मैं वोट शिफ्ट का जिक्र किया है ज्योति, जो आज ये कह रहे हैं कि वोट शिफ्ट हो जाती है, हमारे खिलाफ हो जाती है, ये तो आप लोगों ने बारी बारी करने का काम किया। किस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पे ईडी की रेड पड़ती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किस तरह कांटा निकालने की बात करते हैं और रणदीप सुरजेवाला को कांटे की तरह निकालने का काम करते हैं, वो सबने देखा। हम तो आज ये जानते हैं, ये बीच में बोला कोई ज्योति, उनसे कोई सवाल हो? इन जो बातें बोल रहे हैं डिबेट से कोई सरोकार नहीं है, डिबेट से कोई नहीं, डिबेट से सरोकार जो बातें जब आप आपने की उसका लोकप्रियता भी की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम तो- ठीक है, आप ये मान रहे हैं तब आप लोग लोकप्रिय थे, आप लोगों ने पार्टी बनाई, इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद लोकसभा में हिसार में दूसरे नंबर पर रहे, विधानसभा में 10 सीटें आ गई, लेकिन इस बार क्या हाल हुआ है वो तो देखिए, बुरी तरह से जमानत जब्त। तो अब आपकी पार्टी की लोकप्रियता, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता आप लोगों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता, तो उसको लेकर भी मंथन कर रहे हैं कि कहाँ गई लोकप्रियता? नहीं, हम तो एक ही चीज कह रहे हैं ना, जो कि आज के दिन चुनाव में जो वो उसके ऊपर बारी बारी चर्चा कर चुके हैं, किस तरह प्रो मोदी और एंटी मोदी चुनाव रहा। वो अकेले जेजेपी के साथ वो और भी राजनीतिक दल है। अगर बात की जाए, मैं अभी सुन रहा था कि रोहतक में अरविंद शर्मा से मजबूत कैंडिडेट कौन था बीजेपी के पास, वो तो जनता जनार्दन बता देगी। और जनता जनार्दन ने बताने का भी काम किया कि किस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने सेटिंग की। अगर आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता में कोई कमी है, तो आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। दुष्यंत जी को जिस तरह लोग पहले में बिठाने का काम करते थे, आगे भी उसी तरह दुष्यंत जी को अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। विधु जी को काफी देर से कुछ कहना, विधु जी आप बोलिए। मैं इनेलो टाइम बताएगा ना ज्योति, ठीक है, बोलिए विधु जी। हाँ, टाइम बताएगा, लेकिन टाइम सिर्फ इनेलो, कांग्रेस और भाजपा को बताएगा। जेजेपी को टाइम कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जब टाइम बता रहा होगा उस समय ये नींद की गोली लेकर सो रहे होंगे, चद्दर डाले हुए सो रहे होंगे। देखिए कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं ये लोग। किस प्रकार से अभी जो चुनाव खत्म हुए, उन्होंने उसमें बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, हमने ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए, हम इस जाति का उम्मीदवार ले आए, इस फेयर का उम्मीदवार ले आए। और जब कई बूथों पर इनकी सिंगल डिजिट में वोट आई हुई है, और ये कब, जब 4.5 साल तक हमारे साथ चिपके रहे, और हम उस समय भी कहते थे, और हम ही नहीं केवल पत्रकार कहते थे कि जेजेपी पार्टी तभी तक ही जो है, जननायक जनता पार्टी तभी तक खड़ी है जब तक भारतीय जनता पार्टी के सहारे पर खड़ी है। जैसे ही अलग होगी, ये 1 मिनट भी सीधा खड़े नहीं रह पाएंगे, इनके पैर जो है खिसक जाएंगे और ये बिल्कुल धरती पर आकर लगेंगे। और इसको देखा लोकसभा में। अब ये कहते हैं प्रो मोदी वोट थी और एंटी मोदी वोट थी। आप तो कह रहे थे एंटी मोदी वोट के आप जो है झंडा बरदार हैं, आपको क्यों नहीं पड़ा? पहले डिबेट्स में आकर तो इतना समय नष्ट किया करते थे, ये बता कर कि कांग्रेस तो कहीं भी नहीं खड़ी, सारी एंटी मोदी वोट हम ले जाएंगे। वोट कितना पड़ा? बूथों बीच में नहीं बोलोगे, विवेक चौधरी बीच में नहीं बोलोगे भाई। नहीं, मैंने बोला हो तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्या? जो कि काउंटर करने के लिए कहा गया था, अगर मेरे ऊपर टारगेट करके आप बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आपने कुछ बोलना कहना तो आपने कहा ना, ये आपके टाइम में टाइम बोलने के लिए, तो इनको टाइम दिया जाएगा। अब आप भी कैसे डिसाइड करेंगे कि विधु राहुल क्या बोलेंगे? आप तो डिसाइड करेंगे। आप क्या बोल रहे थे, किसी और ने डिसाइड नहीं किया था। अभी आप बोल चुके हैं, सुनिए, मुझे म्यूट कराने के लिए मजबूर मत कीजिए। नहीं, म्यूट तो करा दीजिए, आपका चैनल आप कुछ कर सकते हैं। ज्योति जी बड़े आप ये आपका काउंटर में कुछ कह रहे तो आपको क्या और क्यों आपत्ति होनी चाहिए विवेक जी? अगर एक ही तरह आप टाइम देंगे तो मेरे को भी दे दीजिए। मैं अभी आपको कहना होगा तो टाइम दिया जाएगा। अभी आप रुकिए, साथ 1% वोट जिनको नहीं मिला उनकी आकर देखो। क्या ये कम कर्सी है कि हरियाणा न्यूज उनको बुला लेता है? ये हरियाणा न्यूज ऐसी पार्टियों को बुला लेता है जिनको जनता 1% भी वोट मिले। तो इसलिए समय मत नष्ट करो, आंकड़ मत दिखाओ भाई, आंकड़ मत दिखाओ। जनता आंकड़ निकाल लेती है बाहर, सर ये सारे तो इसलिए जो है ये मैं बताना चाहता हूँ। भाई विवेक चौधरी डिबेट मत खराब करो, गलती से आप डिबेट में बैठे हो, डिबेट मत खराब करो। अगर गलत भाषा का यूज करेगा तो जवाब मिलेगा ज्योति। अभी आप रुकिए, आप अपनी बारी में बोल रहे थे ना, किसी ने आपको स्क्रिप्ट नहीं दी थी ना कि विधु राहुल ये कह रहे हैं, ज्योति संगवान ये कह रहे हैं, आप ये बोले, आप कैसे बताएंगे बीजेपी प्रवक्ता क्या बोलेंगे?
आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप अपने समय में बोलेंगे ना, तो अब आप शांत हो जाइए। गलत भाषा का प्रयोग जो करेंगे। भी समय नष्ट ठीक है, कर आपको रहे हैं। गलत भाषा भी आप अगर विचार लग रही है, आप कीजिए। नोट डाउन करके रखिए, आप आप अपनी बारे में विचार बोलेंगे। कीजिए। ऑडियो डाउन करिए विवेक जी के। इन लोगों को आपको बार बार डिबेट्स में बुलाना है नहीं बुलाना, इस पर विचार कीजिए। और ये जो लगातार जो है कैंपेन चलाए हुए हैं किसी के व्यक्ति के विरुद्ध जो है, वो वहां से भी जवाब आने वाला है बहुत जल्दी, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बड़ी बात क्या, लैनवाल जी, कल खबर ये है कि आप लोग बीएसपी से आधिकारिक ऐलान करने जा रहे हैं गठबंधन को लेकर, तो क्या एक बार फिर से हाथी की सवारी करने जा रही है नैलो हरियाणा में? निश्चित तौर पर ज्योति जी, समय आपने दिया, मेहरबानी, क्योंकि 6:32 हो चुके हैं। और मेरे को वैसे तो आप ये कह देते हो कि मैं टाइम से जुड़ो, अगर मेरे को 6:30 पे भी जोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। डाइनवाल जी, अगर मैंने ये ना कहा हो 3 बार तो नहीं डाइनवाल जी, आपकी शिकायत जायज है। नहीं, जायज है आपकी बात, जायज है, एक मिनट, जायज है, लेकिन मैं शिकायत टाइम हो चुका है, आपको जोड़ा नहीं मैंने। ज्योति जी, रिक्वेस्ट मेरी ये है, एक मिनट आप सुन तो लो, आप सुनते ही नहीं हो। एक तो चलिए, मैं रिक्वेस्ट सुनाइए। ये कर रहा हूँ कि ओपनिंग कमेंट्स कम से कम एक हाँ, मैं मानती हूँ, से दे दिया ठीक करो, है, उसके बाद काउंटर का टाइम दे दिया करो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो आप आपने पूछा है कि हाथी की सवारी की बात, तो आपको बिल्कुल बता देते हैं कि आधिकारिक रूप से कल हमारी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दोनों दलों की बैठक होने वाली है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से ज्योतिरादित्य सिंह चौटाला जी की मुलाकात हो चुकी है और इसी पर आधिकारिक रूप से कल घोषणा हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 11 बजे, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आपके भी निमंत्रण मिला होगा। और मैं अब ये चीज बताना चाहूंगा कि एक बार 2018 में भी हमारा जब गठबंधन हुआ था, तो ये चीज देखिए कि किस प्रकार से हरियाणा में एक नई लहर आई थी कि सब ये कहने लग गए थे, आपने भी देखा होगा कि सब ये कहने लग गए थे कि इनेलो और बसपा का गठबंधन है वो सत्ता में आएगा। लेकिन कुछ ऐसा एक घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट गया और कुछ लोग जो सत्ता में अपने आप को एक कदम आगे बढ़कर लेके आना चाह रहे थे, उनकी वजह से पार्टी में विघटन हुआ और विघटन होने की वजह से निश्चित तौर पर गठबंधन टूट गया। लेकिन अब जनता ने भी ये देखा कि जनता की भी मांग है, हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग सभी की होती है कि ये दिलों का बंधन गए, दलों का गठबंधन गए, तो ये तो था ना आप लोगों का। जेजेपी ठीक है, आपकी पार्टी दो फाड़ हुई, जेजेपी बनी, तो बीएसपी भी तो आप लोगों को छोड़ गई कोई भी एक ये गठबंधन दोनों दलों की एक सोच है कि किस प्रकार से एक बार हरियाणा में, कारण क्या था कि जो पहले जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के अब अलग हटके सिर्फ इस बात को ध्यान रखते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता का भला कैसे हो सके, हरियाणा प्रदेश की जनता को एक ऐसी सरकार मिले जो जनता की भलाई के बारे में सोचे। मैं आमतौर पर आपको एक चीज कहता था, आपने भी देखा होगा, हमारे प्रवक्ता साथी बैठे कि कभी भी सरकार को मजबूत मत बनाओ, मजबूर सरकार बनाओ, मजबूर सरकार जनता के लिए काम करेगी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार पहले एक बार देश में मजबूत सरकार बनी और वो मजबूत सरकार बना जरूर दी, लेकिन वो तानाशाही रवैया अपनाया, उन्होंने कभी भी जनता की नहीं सुनी। आज एक बार झटका क्या दिया, 5 विधायक हरियाणा में कम क्या हुआ, सारे बड़े फैसले जिनके बारे में ये कहते थे कि कोई भी फैसला बदला नहीं जाएगा, देखिए कैसे हर दिन एक नया फैसला बदलता जा रहा है। इसका मतलब यही हो गया ना कि अब जनता की जरूरत है, जनता, उनको भी पता लग गया कि जनता की ताकत का क्या है, जनता ने अपनी ताकत का एहसास कराया और सरकार बड़े से बड़ा फैसला बदलने पर मजबूर हो रही है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो फैसले लिए गए थे वो जनता को देखकर नहीं लिए गए थे, वो सरकार ने एसी बंद कमरों में बैठकर फैसले लिए थे और अब वही सारे फैसले ये कह रहे हैं कि नहीं अब हम जनता के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले महीने जब चुनाव, 1-2 महीने बाद जब चुनाव अनाउंस होंगे, तो ये जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम जनता की सोचते हैं, हम आमजन की सोचते हैं, वो आमजन के लिए घुटनों के बल चल के जाएंगे। कारण कि पिछले 10 साल का जो समय उनका गया है उनमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 4.5 साल हमने उनको साथ रखा तब सब कुछ ठीक था। भाई विधु रावल जी, कुछ भी ठीक नहीं था, 4.5 साल उन्होंने भी मलाई खाई है और आपने भी मलाई खाई है। लेकिन अब जब दोनों अलग अलग हो गए, जो कहते थे कि स्थायी सरकार देने की बात आएगी, कोई स्थायी सरकार नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता का कोई काम आपने किया हो तो आज जेजेपी वाले भाई बैठे वो बता के जाए कि जनता के लिए हमने ये काम किया। वो तो ये कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है और आप ये कहते थे कि हम गठबंधन में हैं। दोनों एक दूसरे की मजबूरी जाहिर करके केवल और केवल आपने जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया है। जनता को परेशान करने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया, उसको लाइन में लगाने का काम किया है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लाइन में लगाया, चाहे फैमिली आईडी के नाम पर लगाया, चाहे चलिए तो सारे मुद्दे हैं, बीएसपी से आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने क्यों जनता को, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज आपकी पार्टी को लेकर मैंने सवाल पूछा था, थोड़ा उस पर भी बोलिए। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी, 3 मिनट का समय
मिला है। आपको कैसे पता है 3 मिनट का मिला है? आपसे ही पूछ रही हूँ। मेरे को 32 पे दिया गया था ना टाइम, 32 पर जोड़ा गया था ना। अगर आप टाइम ही देख रहे, घड़ी देख रहे, 32 पर सवाल पूछा था, 37 हो गए हैं ना। आपसे ही पूछ रही हूँ, आपसे ही पूछ रहे हो। आप लोगों की तो भाई आप एंकरिंग भी खुद ही कर लीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। रजवन दहीवाल खुद ही सवाल पूछ लीजिए, खुद ही उत्तर दे दीजिए। आप लोग ये फालतू हावी होने का प्रयास मत किया कीजिए, सवाल सुन लीजिए। आप बीएसपी, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी होने का प्रयास करते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ जनाब, उत्तर देंगे कि नहीं, या जो स्क्रिप्ट लिखकर लाए वो पढ़कर जाएंगे? ये कोई तरीका है क्या? मैं सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ, आपको ही टाइम दे रही हूँ। क्या शिकायत है आपको? तो फिर सवाल सुन लीजिए ना, क्या परेशानी है? आप इस तरह की बात कर तो आप सवाल सुनने में क्या परेशानी है? स्क्रिप्ट नहीं लाए तो सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछे ना, तो सवाल सुन कहाँ रहे हैं आप? बताओ। सवाल ही पूछ रही हूँ ना, आप कह रहे बताओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं बीजेपी विरोधी, कांग्रेस विरोधी, आप एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश में हैं। ठीक है, बीएसपी उसमें आ गई है, दूसरा कोई दल आप लोगों के संपर्क में है? ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ये सारे मुद्दे हैं, इन पर रोजाना बात होती है। मैं आपके संगठन या गठबंधन जो आप लोग करने जा रहे हैं उसको लेकर सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, बताइए। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी हरियाणा में ऐसे दल हैं जो छोटे छोटे दल हैं, जिनका कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में अपना एक वजूद है, उनके वोट बैंक है, उनके वोटर है, और अगर वो भी शामिल होना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि ये जो गठबंधन बन रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बिल्कुल इस चीज को कह चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस उनके अलग कोई भी ऐसा दल है जो इस दल में शामिल होना चाहे उसका स्वागत है। अब इसके लिए कल आधिकारिक रूप से और ये बता देंगे आपको, चौधरी अभय सिंह चौटाला और बसपा के और भी जो नेता, सीनियर नेता आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन और दल साथ में आएंगे। लेकिन ये चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी जो ऐसे दल है जो उनसे अलग होकर कहीं ना कहीं हरियाणा में राजनीतिक कदम अपना बढ़ा रहे हैं, या हरियाणा की जनता का हित चाहते हैं, या हरियाणा की जनता के लिए कुछ करने की इच्छा है, उनको साथ लेने में हमें किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हरियाणा की जनता का भला हो, उसके लिए सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जनता तंग हो चुकी है, इनसे परेशान है, और पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसा विकल्प देने का काम इंडियन नेशनल दल पार्टी, बसपा गठबंधन और जो और दलों का गठबंधन बनेगा वो देने का काम हम कर रहे हैं, और आपको भी जल्दी कल पता लग जाएगा कि कौन कौन और दल शामिल होंगे। अरोड़ साहब, देखिए आप लोगों ने मजबूती से लोकसभा लड़ा, अब विधानसभा में भी जीत की बात कर रहे हैं, फील्ड पर काफी एक्टिव हैं आपके नेता, लेकिन जो गुटबाजी, जो बयानबाजी जिसको लेकर आपका हाईकमान भी नसीहत दे रहा है कि इसे ठीक करें, कंट्रोल करें। अब हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं, शैलजा कह देती है मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैनिफेस्टो की घोषणा ही नहीं है। तो ऐसे कैसे जनता आप लोगों पर यकीन करेगी और कैसे आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? ज्योति जी बिल्कुल सही कहा आपने, हाईकमान भी अब संज्ञान ले रहा है। कोई भी पार्टी में किसी भी लेवल पर अनुशासनहीनता आपको दिखाई दी जाएगी। आपने डिबेट के शुरुआत में खुद कहा कि संगठन की जैसे खबरें आ रही हैं, तो मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी संगठन बनने जा रहा है, और हम सेक्टर, मंडल और ब्लॉक लेवल का संगठन तैयार भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ कमेटी बना चुके हैं, जो पन्ना प्रमुख का तोड़ है बीजेपी। और अभी जो जिलाध्यक्षों की जो मेन बॉडी है वो भी जल्दी आपके सामने आएगी। और जैसे लोकसभा का चुनाव आपने भी बताया कि मजबूती से कांग्रेस ने लड़ा, 5 सीटें जीती और 3 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे। 15-20 हजार वोट अगर इधर से उधर होती, वो तीनों सीट, चाहे गुड़गांव हो, चाहे भिवानी हो, चाहे कुरुक्षेत्र, वो भी जीतते। तो कांग्रेस का जो वोट का परसेंटेज है वो भी 12.5% बढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी का 18.5% के आसपास डाउन हुआ है। और यही नहीं, पिछली बार देखिए हमने जब 31 सीट जीती, तब हमारे पास लोकसभा में जो थी एक भी सीट नहीं थी। इस बार हमारे पास लोकसभा की 5 सीटें जो जीती हुई हैं, और 400 पार के भ्रमित करने वाले नारे के बावजूद अन्य 5 सीटों में हमने जबरदस्त टक्कर दी है। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से यही जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूत संगठन के साथ जो कमी है वो अभी पूरी हो जाएगी, और वैसे ज्यादातर प्रदेश में बनके तैयार हो गया, बूथ लेवल से लेके जिला लेवल तक। और प्रदेश का तो हमारा पहले से ही कार्यरत है। प्रदेश में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे विधायक दल नेता हों, सबसे ज्यादा मेहनत हुड्डा साहब, उदय भान जी और हमारे लोकप्रिय सांसद जितेंद्र हुड्डा जी लगातार कर ही रहे हैं। चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हो,
चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा से गुजरी तो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि हरियाणा में बहुत भीड़ एक तरह से उनको जब देखने के लिए उमड़ी तो राहुल गांधी जी गदगद हुए। तो हर पार्टी की जो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई काम कोई जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस को सौंपी, मुझे गर्व है अपने नेताओं पर, हुड्डा साहब और हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, दोनों नेताओं के आशीर्वाद से हमने हरियाणा कांग्रेस में वो जो कर्तव्य था वो निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा कांग्रेस का मिसाल दी जाती है पार्टी की मीटिंगों में कि जैसा काम हरियाणा में हो रहा है विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार दो लाख की झूठ केंद्र की जाती है और हरियाणा की जाती है, उसके बावजूद भी। लेकिन रोड साहब ठीक है, एक पहलू ये है, एक नजरिया आप लोगों को आधा गिलास आप लोगों को दिख रहा है कि भरा गया हमारा, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, 7 से 10 पर आए, 10 से 5 पर आए, ठीक है, आप लोग उसकी खुशी मना लीजिए, उपलब्धि इसको काउंट कर लीजिए, लेकिन 10 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी भी होती होगी। इनेलो जेजेपी कह रहे हैं तो 0 पे हो जाते अगर कांग्रेस ढंग से नियत से चुनाव लड़ लेती, बार बार ये दल कहते हैं। नहीं, देखिए, इनेलो की पीड़ा आप भी और हम भी और प्रदेशवासी समझ सकते हैं। इनेलो ने भरपूर कोशिश की थी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस के साथ शामिल होकर हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ने के, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इनेलो की जो ये बात थी ये मंजूर नहीं थी, क्योंकि विचारधारा की भी लड़ाई होती है और कल को हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं। और इस चैनल पर बैठकर ज्योति जी मुझे बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि इनेलो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है और जेजेपी बी टीम है। ऐसे लोगों को अगर हम शामिल करते तो ये हमारे आने वाले समय में सही नहीं रहता। और इन्होंने जो काम या जो अनुशासनहीनता ये फैलाते वो पार्टी को महंगी पड़ती, गठबंधन में उल्टे सीधे जान देते। इनके कॉन्फिडेंस की, देखिए किसी से कहते हैं ना आप अपने विरोधी से भी सीखनी चाहिए, इनके कॉन्फिडेंस की मैं दाव देता हूँ कि 1-1.5% वोट है और मुख्यमंत्री की बात करते हैं सरकार बनाने की। इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से जुटा पाते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है डर और भय भी उसी को पाता है। इनको ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई लज्जा, जो मर्जी जनता ने निपटा दी रहती है। कह रहे हैं कि हम जिसने हमारे को हराने का कार्य किया उसको भी देखेंगे और अगली बार सरकार बनाएंगे। ऐसे बयान रटरटाए आते हैं तो समझ में नहीं आता प्रदेशवासियों को भी वो हम पे इनका आगे भी रख लिए, लेकिन इनका मनोबल न्यू है, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनको भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ये टारगेट करते, मैं इस बात का भी खुलासा आपके चैनल से इनके प्रवक्ताओं के माध्यम से इनके प्रदेशवासियों तक भी और इनालों के नेतृत्व तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, दहीनवाल जी को कुछ कहना। विवेक जी शायद एक तो फोन काट जाते हैं, विवेक चौधरी जी, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से बात नहीं होती तो फोन काटते हैं, क्या तरीका है? ये गलत बात है ना। हम पूरी डिबेट के लिए आपको जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, आपको किस बात से आपत्ति थी, कौन से भाषा को लेकर आप आपत्ति जाहिर कर देते हैं, आप बोले हैं क्या विवेक जी फोन लाइन पर? चलिए फिर भी नहीं जुड़े। ये देखिए, जेजेपी से जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं इस तरह से फोन काट कर जाना, अगर विवेक जी देख भी रहे होंगे तो ये बेहद गलत तरीका है अपने आप में। विदु जी आपसे सवाल, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है हम 0 से 5 पर आ गए हैं और इस नाते हम 60 पार 70 पार जाएंगे। आप लोग 47 से 40 पर आए, आप लोगों के लिए कभी 20 से 25 पर सिमट जाएंगे, आप बहुत खराब प्रदर्शन होने वाला है। ये तमाम दलों की ओर से कहा जा रहा है, प्रमुख तौर पर कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव का हवाला देकर। ज्योति जी ये कह रहे थे कि 400 सीटों 400 के विवेक नारे जी अगर हमारे साथ नहीं तो विंडो ये चेंज कर दीजिए पीसीआर। बोले, मैं कहूंगा कि 8500 के खटाखट झूठ के बावजूद, संविधान के बारे में, संविधान के हत्यारों द्वारा फैलाए हुए संविधान के रक्षक बनने के झूठ के बावजूद और आरक्षण के ऊपर जो झूठ बोला है सुरेश रोड जी की पार्टी ने, उसके बावजूद अगर जो है ये 5 ही सीटें लेकर आ पाए हैं तो ये कांग्रेस की पीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का न्यून है कि हम 10 में से 5 पर आ गए और ये 0 से 5 पर चले गए। अब यहां से कांग्रेस की ढलान है और भारतीय जनता पार्टी की ऊंचाई है केवल। हम इसलिए अटल जी की कविता याद करते हैं जब अटल जी कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा।
अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 4 जून से ही जो है उस दिया जलाने के लिए, उस कमल को खिलाने के लिए पूरे तौर पर जो है अब संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। जनता महसूस कर रही है और इसलिए जिस प्रकार से रजवंत बेनीवाल ने जो बात कही, उन्होंने मजबूत सरकार और मजबूर सरकार की बात कही। उन्होंने कहा मजबूर सरकार होनी चाहिए और यही तो तकलीफ है। इतने सारे कांग्रेस ने जो प्रयत्न कर लिए, सोनिया गांधी को तकलीफ किस बात की? इसी बात की तो है। इसके बावजूद मजबूत सरकार बन गई। मोदी उसी क्लेवर में, उसी तरीके से, उसी हिम्मत के साथ जो आज अगर खड़े हुए हैं, ये मोदी को नहीं देश को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ और इसलिए गूज़बम्प्स हो रहे थे जब एक के बाद एक 7 तारीख को, 7 जून को, जब एक के बाद एक नेता आकर, एनडीए के नेता जिनको ये प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे उस दिन जब वो कह रहे थे, चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि जो भारत की चमक दमक है ना, ये मोदी के कारण है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कह रहे थे, वही चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे। और इसी तरीके से उनके साथी पवन कल्याण क्या कह रहे थे, इफ वी मिस नाउ विल मिस फॉर एवर। अगर इस बार चूक गए तो हमेशा के लिए भारत चूक जाएगा। इसी प्रकार की बातें जो है, जब मजबूर सरकार होती थी, सोनिया की मनमोहनी सरकार, हम कहते थे सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। किस प्रकार से देश में घोटालों की बारात हुआ करती थी, हर रोज बरसात हुआ करती थी, देश के अंदर आकर आतंकवादी हमले किया करते थे, वो सरकार ये चाहते हैं। लेकिन बात क्या करते हैं, बात बड़ी करते हैं, कहते हैं विचारधारा की लड़ाई होती है। सुरेश रोड जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुरेश रोड जी मैं आपके बीच में बोल सकता था, मैं आपको टोक सकता था, क्या मैंने टोका क्या? आपने कहा कि विचारधारा की लड़ाई होती है, इसलिए इनेलो को बीच में शामिल नहीं किया। हाँ, आम आदमी पार्टी को शामिल कर लिया, जिस पार्टी ने कसम खाकर कांग्रेस को, कांग्रेस मुक्त भारत का जो है हमारे साथ स्वप्न देखा था, जिस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस वाले शिकायतें करते थे, कहते थे कि भाई बीच में नहीं बोलोगे सुरेश रोड, हर सेंटेंस के बाद नहीं बोलोगे आप। मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने समय बोलिएगा, मैं आपके समय नहीं बोला हूं। जिस टीएमसी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कत्ल कर रही है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस के जो लोकसभा के अंदर नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उनको जिनके खिलाफ रोज जो है मुकदमे दायर करती है, उस टीएमसी के साथ तो जुड़ गई है। वो लेफ्ट जो कहते थे कि विचारधारा ही दो है, कांग्रेस की एक, लेफ्ट की, हमारी तो जनसंघ की तो विचारधारा को हम बोलते ही नहीं थे, ये केवल उनके साथ जो है इंडिया अलायंस के रूप में तो कर लिया, लेकिन जहां जहां लड़ रहे थे वहां अलग। हरियाणा पर भी थोड़ा चुनाव खत्म होते ही अगले दिन हरियाणा पर भी आम आदमी पार्टी, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिसके साथ हरियाणा में इन्होंने गठबंधन किया। अच्छा, बड़ोली जी को लेकर रोड साहब ये कह रहे हैं कि अभी अभी चुनाव हारे थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, इस पर भी प्रश्न हो रहा है विपक्ष की ओर से। हाँ, आ जाएंगे हरियाणा में। बड़ोली जी के बारे में यूं भी कह रहे थे। हाँ, अच्छा कोई नहीं, सुरेश रोड जी रुक सुने करिए ना। देखिए, ये कहते थे हारे हुए को, आपने सवाल भी पूछा ज्योति जी, आपने कहा हारे हुए अध्यक्ष तो आपने भी बनाए हैं। इन्होंने केवल हारे हुए अध्यक्ष नहीं बनाए, जब से उदय भान कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस का तो अस्त होता जा रहा है। किस प्रकार से खुद जो व्यक्ति जो चुनाव हारे हुए तो अध्यक्ष बने थे, जिला परिषद के चुनाव में अपने भतीजे को खड़ा किया, एक और परिवार के व्यक्ति को चुनाव खड़ा किया, चौथे और पांचवें नंबर पर आए हैं वो, वहां पर होडल हथीन की बात कर रहा हूं मैं। किस प्रकार से उसके बाद जो है वाले चुनाव में इसमें तो कई बड़े नेताओं के परिजन नहीं जीत पाए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता है हरियाणा के। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्म, लेकिन उदय भान को तो ये कहते हैं आयाराम गैराम वाले उदय भान प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये समय नष्ट हो रहा है, ये समय नष्ट हो रहा है, सैनी की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हारी, समय नष्ट हो रहा है। चलिए, अब साथ साथ मत बोलिए ना, जब मैं खुद ही काउंटर कर रही हूँ मैं, तो आप लोग साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? जब मैं खुद ही सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शांत होकर सुन रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मैं बीच में रोककर। आप बोलिए विदुर जी। एक बात और एक देखिए मोहनलाल बड़ोली जी जो हैं, जिनको ये कहते हैं हम जानते नहीं थे, मोहनलाल बड़ोली जो हैं उस समय से राजनीति में, जब से अभय चौटाला भी राजनीति में नहीं है, जब अभय चौटाला भी जिला परिषद के सदस्य नहीं बने थे ना 1995 में, 1996 में माफी चाहूंगा, उस समय मोहनलाल बड़ोली बन गए थे। जब अभय चौटाला जो है वो, उनके पास कोई इनेलो में दायित्व नहीं था ना, उस समय भी मोहनलाल बड़ोली जो है मूर्थल के हमारे मंडल के अध्यक्ष थे। 1987 से 1989 और उसके बाद 1994 तक उनका एक लंबा सफर है और उनके नाम कीर्तियां एस्टैब्लिश्ड हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का पूरे सोनीपत में कभी जिला परिषद का सदस्य नहीं बना था, वो तब बने थे। राई में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई अपने सिंबल पर। पहली बार अगर कोई एमएलए बना
पहली बार कोई एमएलए बना भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में, तो वो जो है मोहनलाल बड़ोली बने। तो उन्होंने तो वहां जाकर भी कमल खिलाया, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से जो है इतनी उत्कृष्ट भूमि, इतनी वो भूमि नहीं थी, फर्टाइल लैंड नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने किस प्रकार से अपनी अपनी पार्टियों का बंटाधार किया हुआ है। ये तो आयाराम गयाराम जिनके पिता के बारे में कहा जाता था, उनके सुपुत्र थे। ये तो हमेशा इस प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं जो बड़े बड़े खानदान के लोग हों, बड़े बड़े बात हों। एक छोटी सी बात और कह देता हूं, क्योंकि आपकी डिबेट में कही गई है। इन्होंने कहा कि इनेलो के कार्यकर्ता ने कहा कि 4.5 साल तक मलाई खाई, और फिर कहते हैं कि वो कहते थे कि हम सरकार में नहीं हैं, और ये कहते थे कि गठबंधन की सरकार है। तो ये तो खुद ही वही बता रहे थे कि मजबूत सरकार और मजबूत सरकार का अंतर क्या होता है। जब मजबूत सरकार होती है तो जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार लगातार तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है देश की और प्रदेश की जनता के, ठीक है विदु जी, आगे समय नहीं, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। दहीनवाल जी को कुछ कहना था, आपने सुना अभी रोड साहब कह रहे थे कि जिनका 1 या 2% वोट भी नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो सरकार बनाने की या सीएम बनाने की बातें करते हैं। देखिए, मैं रोड साहब को एक चीज का जवाब दे देता हूँ। अभी आप एक विश्वास की, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बात करते हैं। जिस आदमी के पास 27-28 एमएलए हो और वो राज्यसभा का अपना उम्मीदवार तक उतार नहीं पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? ऐसे का करेंगे क्या? जिनके पास 28 होने के बाद वो अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार रहे, वो कह रहे हैं कि और कोई ले आए, और कोई ले आए, और ये कहते हैं कि इनेलो बीजेपी की पी टीम है, ए टीम है। मैं ये कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा की सीट परोस के दे रहे हैं, उससे सहज पता लग जाएगा कि कौन किसका हिस्सा है, कौन किसका पार्ट है। ये चीज कहने पर है, ये सबको पता है। और बार बार एक बात कह रहे थे, अभी हमारे भाई एक चीज कह रहे थे, मोहनलाल बड़ोली, रोड साहब सुन लीजिए, मोहनलाल बड़ोली अभय सिंह चौटाला जी की तुलना कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला की तुलना करके, अरे मेरे भाई क्यों अभय सिंह चौटाला जी के साथ उनकी तुलना कर रहे हो? अभय सिंह चौटाला की तुलना, अभय सिंह चौटाला से 10 गुना वोट ज्यादा मिली है मोहनलाल बड़ोली को अभी चुनाव में। अभय सिंह चौटाला 10 गुना वोट ज्यादा मिली है, और ये अभय सिंह चौटाला एक सीट पर लड़ रहे थे। मोहनलाल बड़ोली जी की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। अभय सिंह चौटाला का क्या तुलना है? अभय सिंह चौटाला की मसा जमानत बची है अभी। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाके पता करिए कि कौन है अभय सिंह चौटाला। अरे हम नहीं जानते कौन अभय सिंह चौटाला है, हम नहीं जानते अभय सिंह चौटाला कौन है। मोहनलाल बड़ोली को, मोहनलाल बड़ोली 10 गुना ज्यादा वोट लेकर अभय सिंह चौटाला से 10 गुना हो जा रहे वोट। आप साथ साथ बोल रहे हैं ना, पता लगा मिर्ची क्या होती है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, सर्वप्रथम उन्होंने शुरुआत करते ही कहा था कि मीडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि मीडिया हमें नहीं दिखाती, मीडिया हमारी बात नहीं दिखाती। इनको पता लगा कैसे? जो मीडिया बार बार इनको टाइम दे रही है, उसके बाद मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक चीज और बताना मीडिया तो आपको मीडिया का हमें नहीं पता। मुझे मेरे चैनल पर सुनिए, मैं जब मुद्दा कर रही हूँ, डिबेट कर रही हूँ, मेरे चैनल पर बैठ रही हूँ, मुझे मीडिया से मुझे कोई नहीं पता। मुझे मेरे चैनल का पता है, आपकी पार्टी को रोजाना इन्वाइट करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं, उसके बाद शिकायतें करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मेरे चैनल को फर्क पड़ने वाला। तो मीडिया को पूछने से क्या हो जाएगा? आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी आपकी पार्टी। आपके और आरोप लगा रहे हैं, और तो नहीं, ऐसी इस चीज की कोई वो नहीं है। मीडिया चैनल पर बैठकर मीडिया को पूछना। वीरेंद्र वर्मा की बात कर रहे थे कि मराठा वीरेंद्र वर्मा, नहीं मैं नहीं कोसता, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोस रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा की बात कर रहे थे, मैं बता देता हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के सभी नेताओं से कहा था कि अगर नहीं, आपने ये कहा था कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर कांग्रेस अपनी टिकट देती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो सपोर्ट किया था, बोला वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, एनसीपी उनके साथ है, और वो प्रदेश अध्यक्ष है। अगर उनको टिकट देंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। मराठा वीरेंद्र का क्यों करेंगे? राजनीति कर रही है। क्या बातें कर रहा हूँ जी, एक मिनट। वो ये कह रहे थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था कि मनोहर लाल खट्टर के विरोध में एक बढ़िया मजबूत कैंडिडेट उतारे, और मराठा वीरेंद्र वर्मा वहां से टिकट के दावेदार थे, और इंडिया गठबंधन में वो साझी थे। तो वो यही कह रहे थे अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा को अगर टिकट दिया जाता है तो मैं सपोर्ट करूंगा। आज ये वहां से चुनाव हार गए तो ये हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यही बात तो ये जो 22-23 हजार वोट आया है, ये मराठा वीरेंद्र वर्मा का है या इंडियन नेशनल लोकदल का है? ये नहा क्या रहे हैं और निचोड़ क्या रहे हैं? ये बताओ तो सही। ये जो 22-23 हजार वोट है, ये मराठा वीरेंद्र का है या इनेलो का है? कुल मिला के ये पूरा वोट किसका है? 22-23 हजार वोट ये चीजें ये नहा रहे थे या निचोड़ रहे थे? कितना वोट किसका है तो बता दो। चुनाव था
वो मोदी को अब ये बता दो 22,000 वोट किस किसका है? चलिए, तो कितनी जिन जगह में बटेगा? पूछा गया था कि उम्मीदवार का था, इनेलो का था, बीएसपी का था, ड्रीम बाई इलेक्शन में भी लोगों ने खूब पूछा था। ठीक है, आप बात कर रहे हैं करनाल के। अभी आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दल कितने तैयार थे, इसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।